प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जम्मू कश्मीर के जम्मू नामक शहर से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मेरा जो दूसरा चैनल है वह नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से है, और एक और चैनल है जिस पे राशिफल का कार्यक्रम जाता है। उस चैनल का नाम है राशिफल विथ नकुल पाराशर, और ये कुंडली विश्लेषण विथ नकुल पाराशर है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कुंडली विश्लेषण में एक चीज़ याद रखें कि ज्योतिष के जो 3 स्कंध हैं, हिस्से, सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों ही स्कंधों पे आचार्य वराह मिहिर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और वो ज्योतिष के ऐसे महान प्रणेता हुए, महान वैज्ञानिक हुए, महान आचार्य हुए, जिन्होंने अपनी लेखनी सिद्धांत पे भी चलाई है, संहिता पे भी चलाई है और होरा शास्त्र पे भी चलाई है। बहुत, जैसे सिद्धांत के, संहिता के और होरा के ऐसे कितने आचार्य हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही स्कंध पे अपनी लेखनी चलाई है। लेकिन वराह मिहिर आचार्य ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने तीनों ही स्कंधों पे अपनी लेखनी चलाई है और मजबूत चलाई है। जैसे जैसे ये विज्ञान ज्योतिष का ये बहुत पुरातन है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया आधुनिक काल तक, जो हम आज और आप देख रहे हैं, इसके स्वरूप में बहुत बदलाव आया, बहुत रिसर्च हुए, पर ये कई बार ये विद्या बहुत नास्तिकों के हाथ में भी गई है, दुर्बुद्धियों के हाथ में भी गई है, और जहां इसका भयंकर शोषण भी हुआ है। पर हमारे ऋषि महर्षि तिल तिल जला करके अपने प्राणों की आहुतियां जिसे देश की सुरक्षा के लिए दी जाती हैं, वैसे इस ज्योतिष जैसे विशाल विषय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और हमें थाती स्वरूप ये विषय दिया ज्योतिष का। और इससे हमें ये पता चल जाता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है ये विषय, कि तुम आगे कितने सुरक्षित होने वाले हो, और अगर वो कौन सी गलती करोगे जिसके कारण तुम्हारी सुरक्षा को सेंध लगेगा। है कि नहीं बात? महादशा कैसी बीतेगी, अंतरदशा कैसी बीतेगी, मैत्री किससे होगी, स्वभावतः आपको किस विषय पे ध्यान देना है, विवाह कैसा है, बहुत सारे विषय हैं एक जीवन के, एक व्यक्ति के जीवन में। तो ये विषय इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके जितने भी हिस्से हैं, जैसे ये जन्म कुंडली के 12 हिस्से हैं, ये पूरा ब्रह्मांड 360 हिस्सों का था, इसको आपने छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया तो ये 30-30 अंशों का हो गया, और उसमें एक खास राशि बैठ गई, उसमें एक कोई ग्रह बैठ गया, और उसके प्रभाव से व्यक्ति का पूर्वजन्म प्रभावित हुआ है। पूर्वजन्म के कारण वो भाव में वो ग्रह बैठा है। जैसे अगर मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं, तो इस मंगल का संबंध आपके पूर्व जन्म से है, इस मंगल का जन्म आपके इस जन्म से है, और इसी मंगल का संबंध आपके आने वाले जन्म से होगा, पुनर्जन्म से भी होगा। हम ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य ऐसा है जो कितनी बार ना जाने भेड़िया बने होंगे, कौवा बने होंगे, तोता बने होंगे, बाज बने होंगे, चीटा चीटी, कीड़ा मकोड़ा, क्या नहीं बने होंगे। हो सकता है कि कभी एक वक्त रहा होगा जब जो आज के इंद्र के पद पर जो विराजमान हैं, वो एक समय पे किसी वृक्ष के नीचे रेंगने वाले चीटा होंगे, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा होंगे, या हमारे ही जैसे कोई सामान्य पुरुष होंगे। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञों की एक संख्या पार कर ली, जिसके कारण उन्हें इंद्र का पद मिल गया। तो ये विषय है, और इससे हमें मजबूती मिलती है, इससे हमें कमजोरी नहीं मिलती। इससे हमें दान, पुण्य, पूजा, पाठ, मंत्र, महादशा,
महादशाओं में किए जाने वाले कृत्य, ग्रहों के फल को अपने पक्ष में लाने के लिए उसके निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ आदि करना होता है और किए जाते हैं। ये विषय आपको कभी भी डरपोक नहीं बनाता है, यह आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला होता है। आपको सही मार्ग दिखा करके आपको आपके अंदर परमात्मा के द्वारा कितनी ऊर्जा दे करके भेजी गई है, इसका वो आपको दर्शन करा देता है कि देखो आपके अंदर इतनी क्षमता है, देखो आपके अंदर ये कमजोरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म होता है जातक का भाद्रपद माह में, व्यक्ति होगा बड़ा सुंदर, और इतना ही नहीं, उसका शरीर बड़ा ही बलिष्ठ होता है, मतलब उसके ऊपर कृशकाय शरीर का नहीं होता ऐसा। तो मैंने ये बात कही, जन्म होता है जातक का दक्षिणायन में। दक्षिणायन में जितने भी लोग जन्मे होते हैं उनके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलती है। दक्षिणायन में पापग्रह जितने भी होते हैं, शनि मंगल राहु केतु, इन सब का बल बढ़ जाता है और व्यक्ति के अंदर आक्रामक रवैया भी कई बार देखने को मिलता है। शनिवार को जन्मे हैं जो लोग, शनिवार को जन्मे होते हैं, और शनिदेव इस कुंडली के लिए चतुर्थ के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, इस वजह से इन्हें यहाँ इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं मिला। चतुर्थ भाव के अधिपति होने के साथ साथ तीसरे भाव में उनकी एक राशि फंस जाती है। लग्नेश के शत्रु होते हैं, नीच के बैठे हैं, जिनका नीचभंग मंगल के ऊपर आश्रित हो रहा है। इस वजह से ये ग्रह आपको डायरेक्टली बहुत मजबूत और अच्छे परिणाम ना दे करके कभी कभी आपसे पाप कर्म कराने वाले परिणाम भी दे सकता है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा व्यक्ति के स्वास्थ्य को विचार करने योग्य बनाते हैं कि स्वास्थ्य को ठीक रखना है, दिनचर्या को ठीक रखना है, भोजन संतुलित करना है, मसालेदार, तीखा, चटपटा, खट्टा ऐसा भोजन नहीं करना। और ये तो वैसे भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यहाँ तो वैसे भी बाजारू चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। अनुशासित रहेगा पर दूसरों के लिए नहीं। अपने आप को अनुशासन में रखे कोई आवश्यक नहीं, पर दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा जरूर करता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष के जन्मे होने से संततिवान व्यक्ति होता है। 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, चित्त में व्यग्रता प्रायः देखने को मिलती है। मृगशिरा नक्षत्र, वैसे तो ये मंगल का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता चंद्रमा है। इस वजह से ओम चंद्रमशे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। जयंती घास नाम की वनस्पति है, उसका जड़ गले में धारण करना चाहिए। ओम चंद्रमशे नमः का जप, और साथ ही साथ ठाकुर जी की नित्य सेवा करनी चाहिए और शिव जी को दूध और शहद अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र सिद्धि योग ये ठीक बैठा है, मतलब इसमें कोई आपको कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन शूद्र वर्ण होगा और देवगण होगा। देवगण के कारण व्यक्ति में शुद्धता है, सात्विकता है, कोई ऐसा वैमनस्व का भाव नहीं है। उसका दाम्पत्य कभी कभी खटपट कर सकता है। वैसे इस कुंडली में पत्नी जो होंगी वो धन बचाने वाली होंगी, और कई बार व्यक्ति विवाह के बाद आगे बढ़ता है और विवाह के बाद उसकी प्रगति और भी ज़्यादा उच्चतम गति को प्राप्त करती है। कई बार अपने विवाह के बाद व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर भी जाते हुए देखा जाता है। इस कुंडली में पंचांग में कमजोरी क्या बनी? पंचांग में कमजोरी ये बनी कि शूद्र वर्ण है और साथ ही साथ देवगण है। देवगण तो अच्छा हो गया, पर शूद्र वर्ण के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य ये सब चीज़ें होती हैं। थोड़ी गंदी बातें करना, उड़ूल जुलूल भी बोल देना, कड़वा बोलना, कठोर बोलना, लंबे बाल, लंबे नाखून। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान की कृपा है, अन्यथा अगर ये चीज़ें हैं तो ये इसके कारण हो रही हैं। और साथ ही साथ एक पक्ष जो कमज़ोर होगा वो चंद्रमा का होगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो व्यक्ति को जीवन में पापक प्रभाव में लेके जाते हैं। या व्यक्ति का चंद्रमा पापक अगर होता है तो कई बार उसके धन को कमज़ोर करता है, या उसके पास धन कमाने में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लग्न में मंगल रोचक योग लगा करके बैठे हैं, दशम स्थान में सूर्य बुधादित्य योग लगा करके बैठे हैं, और व्यक्ति के पास चाहे जितना सामर्थ्य रहे वो फिर भी शास्त्र की आज्ञा मानने वाला होता है, वो शास्त्र की अवहेलना करने वाला नहीं होता, चरित्रवान होता है। बैंकिंग, फिनांस, शिक्षकीय, शेयर बाजार इस तरीके के क्षेत्रों में काम करते हुए उसे देखा जाता है। लग्न में मंगल अनुराधा नक्षत्र के बैठे हैं। लग्न का मान 23 अंश का है, ये प्रबुद्ध लग्न होगा। लग्न ज्येष्ठा का बना है, ज्येष्ठा नक्षत्र में दूसरे चरण का जन्म है। लग्न है वृश्चिक यानी कि मंगल, राशि बनी है वृश्चिक की यानी कि मंगल का अधिपति हो गया, मंगल ही लग्न में बैठे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के अधिपति ये बुध का नक्षत्र होता है, और साथ ही साथ शनि का प्रभाव रहेगा। तो शनि, मंगल और बुध के प्रभाव के कारण यहाँ पे कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत संघर्षों की स्थिति भी देखने को मिलेगी। आयु अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, चिंतन अच्छा है, करियर अच्छा है, सामाजिकता अच्छी है,
संतान का सुख अच्छा है, व्यय अच्छा है और न्यायपूर्ण संबंध भी इनके लोगों के साथ बनेंगे। ये भी चीज़ें अच्छी बन रही हैं। कुंडली में धन से संबंधित कभी-कभी समस्या देखने को मिल सकती है और कई बार व्यक्ति के जीवन में धन को कमाने में थोड़ी बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा या मशक्कतों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। व्यक्ति की वाणी कई बार शत्रु बना सकती है, ये बात भी देखने को मिल रही है। आयु अच्छी है क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन लग्न में मंगल व्यक्ति की आयु को अच्छा बना देते हैं। शनि अगर चंद्रमा को देख रहे हैं, मंगल अगर चंद्रमा को देख रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा पीड़ित हो गए, क्योंकि वो पापग्रह पहले ही बन रहे हैं। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के मंगल से दृष्ट हो गए, शनि से दृष्ट हो गए और किसी भी शुभ ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा नहीं। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा को कमजोर देख रहा हूँ और इनके कारण कई बार आमदनी, मत बुद्धि और जो धन आता है वो एक जैसा नहीं रहता है। ऐसी अवस्था के कारण ही व्यक्ति के जीवन में कई बार घर से बाहर रहने को विवश होना पड़ता है, माता के घर से दूरी बनती है या कई बार माता का स्वास्थ्य भी कमजोर देखा जाता है। जो भी निर्णय ले रहा है व्यक्ति बहुत मजबूत है और सही निर्णय ले रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी है और थोड़ी उदासीनता भी देखने को मिल रही है। इस कुंडली में जो स्थिति मैं समझ रहा हूँ उसके आधार पर दशम स्थान में सूर्य बुध बुद्धादित्य योग लगा करके जातक को सामाजिक बनाएंगे। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर कृपणता भी है, व्यवस्थित व्यय है, कोई ऐसा उटपटांग उलुल जुलुल व्यय करने वाला नहीं होगा और साथ ही साथ चरित्र का चिंतन करने वाला होता है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति को कभी भी ऐसे गलत मैत्री में जाते हुए नहीं देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात कर देते हैं तो आपकी कुंडली में आपका व्यय संतुलित होगा, आप कभी भी गलत जगह पे व्यय नहीं करेंगे। विदेश यात्रा इस कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छी है। धर्मपरायणता, कर्तव्यपरायणता, न्यायप्रियता, सत्य पालन और कोर्ट केस कचहरी में विजित होना, ऋण देना तो उलझ जाना और ऋण का वापस नहीं निकलना। मंगल इस कुंडली के लग्नेश होते हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, केंद्र में वो स्थित, मतलब जो स्थिर, ये स्थिर राशि की कुंडली बनी है और इस कारण से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता रहेगी और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक बार जीवन में बहुत उत्थान करे फिर वापस पतन का स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो मेंटेन करता है और उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको समाज से कभी भी या समाज में कभी भी वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिसके कारण उसे निंदा का पात्र बनना पड़े। इस कुंडली में व्यक्ति के पास काम सदैव ही रहेगा और यशस्वी, तेजस्वी, चरित्रवान और धर्म की समझ रखने वाला महान गणितज्ञ भी जातक को बनते या होते देखा जा रहा है। ये मैंने इतनी बात आपसे बताई है। इस कुंडली का दाम्पत्य भी अच्छा होगा, इस कुंडली में नौकरी अच्छी है, इस कुंडली का प्रभाव धन को लेकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा लिप्सा से युक्त नहीं है, मेहनती है और मेहनत करने वाला है। भाइयों के सहयोग से व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, उसका चरित्र चिंतन बहुत अच्छा है। जिस काम को वो अपने हाथ में ले लेता है उसको बहुत सावधानी से, सटीकता के साथ उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। जो भी व्यक्ति काम करेगा उसमें कोई गलती नहीं होती। याददाश्त क्षमता सूर्य और बुध बलवान बनाते हैं। पिता के साथ, पिता की सामाजिक स्थिति, पिता के ऊपर कोई ऐसा वैर भाव नहीं, कोई शत्रु परेशानी नहीं। इसके साथ साथ जीवन के सारे ही सुख जातक को मिल जाएंगे। माता और पिता की आज्ञा का पालन ये व्यक्ति स्वतः खूब करेगा और इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के शुभ ग्रह होकर के शुभ भाव में शुभ ग्रह की राशि में अपने मित्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली का भाग्य भी सुरक्षित है। गुरु और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ जाता है। नीच भंग राजयोग मंगल के कारण शुक्र जो यहाँ बैठे हैं वो सप्तम और 12वें भाव के अधिपति होकर के मारक ग्रह होते हैं। इस वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए राहु के संपर्क में आने के कारण शुक्र की दशा कई बार मारक सिद्ध होती है। गुरु इस कुंडली के लिए पंचम और शनि इस कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 6वें भाव में बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति का जो यश है, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उसके संबंध हैं, उसकी जो मानसिक शांति है, उसकी जो संतति का सुख उसको मिल रहा है, वो थोड़ा डिले होकर के मिल सकता है। नौकरी में थोड़े बहुत मतभेद या थोड़ा विलंब भी देखने को मिलेगा। अब एक बात और बताता हूँ, इस कुंडली में पराक्रम बहुत अच्छा है, इस कुंडली का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इस कुंडली का जो पद है, प्रतिष्ठा है, कारोबार में जो भाग्य का सुख यहाँ से शुक्र और शनि दे रहे हैं,
ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में जातक को बहुत मजबूती से लेके जा रही हैं। शेयर बाजार, बैंकिंग, फिनांस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, कानून और न्याय के क्षेत्र के साथ साथ फर्नीचर का काम भी इस कुंडली को बहुत अच्छा आगे लेके जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का काम, सीए का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के आधार पर आपको वो थोड़े से समझदार बना रहे हैं शास्त्रों के मामले में। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो शीत प्रधान बीमारियां दे रहे हैं, ठंडी बीमारियां, जैसे अस्थमा हो जाए, सर्दी, शीत वाली बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं 7 अंश के अनुराधा नक्षत्र में, उसके आधार पर वो ग्रह आपसे जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, साहस और धैर्य और मजबूत निर्णय और सही निर्णय लेने वाला बना रहे हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ करके, और वो शुक्र आपकी कुंडली के मारक होते हैं, 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के राहु से बैठेंगे, मैंने जैसे कहा था। इस आधार पर बुध की दशा में कभी कभी व्यक्ति के बुद्धि में बालकपन की स्थिति देखने को मिलती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में वक्री हैं 10 अंश के, उनका काफी हद तक प्रभाव आपके एजुकेशन को, शिक्षा को, पद्धति को, प्रेम को समर्पित करने वाला और मजबूत बनाने वाला होगा, जबकि वही गुरु आपको यशस्वी और ज्ञानी भी बना रहे हैं। वहीं शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको सामाजिक सद्भावों से युक्त रहने वाला इंसान बना रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं 23 अंश के, और वो आपको आपके पैसे अटक जाने का, घूसखोरी पे पैसे देने पे अटक जाने का, और साथ ही साथ कई बार वात जनित समस्याओं को देने वाले भी बना रहे हैं। नक्षत्र के आधार पर यह फलादेश कर रहा हूं। वहीं राहुदेव आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि वो आपकी कुंडली में शुभ ग्रह में से तो कोई शुभ ग्रह उनको नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी वो शुभ ग्रह के साथ हैं जरूर। शुभ भाव में बैठे हैं तो कम से कम वो आपको गाहे बगाहे कभी कभी व्यक्ति से धर्म तो करवा ही देते हैं। वहीं केतुदेव आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं 10 नंबर की राशि में, उस भाव का अधिपति नीच का है और उस भाव को देख रहा है। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में इस भाव को देख रहे हैं। इस भाव में जो ग्रह उच्च का होता है वो लग्न में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति का पराक्रम मजबूत होता है। कई बार उसे आईटी और सैन्य सेवा में भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो सरकारी एजेंसियों के साथ भी जोड़ करके कई बार, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो जाए, सीबीआई हो जाए, प्रयोगशाला हो जाए, और जो साइबर क्राइम होता है, इस तरीके के क्षेत्रों में भी सफल होते उसे देख रहा हूं। ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं। एक एक ग्रहों को जब समझते हैं तो सूर्य जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 17 अंश के दिग्बली सूर्य और बुध इस कुंडली में 100% अच्छे परिणाम करेंगे। नवांश कुंडली में वो ग्रह आपको धन देता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दशमांशा चक्र में वो कई बार आपके, अगर आप व्यापार करेंगे तो उसमें उसका सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। वहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में 6 अंश पे मिथुन राशि में, नवांश कुंडली में वो ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ रहा है। इस वजह से चंद्रमा की दशा में कभी कभी आपको भाग्य का सुख तो मिलेगा, पर भाग्य में संघर्ष भी देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। वहीं चंद्रमा की दशा आपकी कुंडली के लिए अगर बात करते हैं तो कई बार रोग देने वाला और मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला बना रहे हैं, जबकि वो कई बार चंद्रमा की दशा आपके व्यापार को संतुलन देने वाली होगी। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र में 7 अंश के, नवांश कुंडली में वो ग्रह कन्या राशि में बैठ रहा है 7 अंश 39 कला का। इस आधार पर वो ग्रह आपसे अपने दशा काल में खूब मेहनत करवाएगा, जबकि बुधदेव आपकी कुंडली में सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 13 अंश 25 कला पे, और नवांश कुंडली में वो ग्रह वर्गोत्तम होके बैठ रहे हैं। यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना एक बार कार्यक्रम में, मैं जब बोर्ड बनाता हूँ मुझसे कोई ना कोई ग्रह जरूर छूटता है, जबकि मैं बार बार मिलाता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर की राशि बनी है जय भैया, और यहाँ पे बुधदेव बैठे हैं। यहाँ बुधदेव की स्थिति बन रही है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे बुधदेव वर्गोत्तम हो जाएंगे, और वर्गोत्तम होने के कारण वो ग्रह आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य और व्यापार की समझ बढ़ाएगा। देवगुरु बृहस्पति थोड़े से शिफ्ट करेंगे पंचम भाव की तरफ, जिससे कम से कम आपको वो संतान देंगे। और अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं 10 अंश के, नवांश चक्र में वो उच्च के हो जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दशा में भवन, भूमि, वाहन, अपना घर, संतान, दाम्पत्य और इसके अतिरिक्त संतति का सुख प्राप्त होने के साथ साथ इस दशा काल में प्रमोशन भी प्राप्त होता है, और सामाजिक छवि भी आपकी अच्छी बनती है।
शुक्रदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं 25 अंश के, इस वजह से वो टोटल स्टेबल होकर के नवम भाव का ही फल करेंगे। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश चक्र के आधार पर भी वो ग्रह आपको रोग देगा, दिनचर्या का पालन करने में गड़बड़ी देगा, कई बार व्यक्ति को आलसी बनाएगा, भाइयों से मतभेद और भाइयों के कारण व्यक्ति के जीवन में व्यय होता दिख रहा है। लेकिन एक बात है कि वो कम से कम आपको भाग्य का सुख तो दे ही रहे हैं और अच्छी पद और अच्छी प्रतिष्ठा तो आपको अपनी दशा अंतर्दशा में दिलवा ही देंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल और सूर्यदेव दोनों ही ग्रह कर रहे हैं। 23 अंश के वक्री हुए हैं, वो भी स्टेबल ही कहे जाएंगे। नवांश चक्र के आधार पर वो ग्रह आपको अपनी दशा काल में व्यापार, दिनचर्या, दाम्पत्य, पड़ोसियों के साथ संबंध और साथ ही साथ आपकी कर्मठता और कर्तव्य का पालन, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख, सरकार से संपत्ति और सरकारी नौकरी का सुख, ये सब आपकी कुंडली में शनिदेव देते दिख रहे हैं। जबकि राहु और केतु आपको धार्मिक, और लग्न कुंडली में वो कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश चक्र में वो धनु राशि में जा रहे हैं। इस आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि राहु की दशा में भी कभी कभी आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। ये आपकी कुंडली के विभिन्न ग्रह हैं। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में दान करना चाहिए। सफेद तिल का दान करें, शंख का दान करें, चीनी का दान करें, सफेद पुष्प की माला शिव जी को अर्पित करें, चावल का दान करें, पूर्णिमा का व्रत करें और सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाएं। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें मैं कहा था, राहु और केतु पे हमारी चर्चा चल रही थी। एक बात और भी मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। यहाँ जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्नेश हैं, और लग्न के अधिपति होकर के देखिए कहाँ जाकर के बैठे हैं, जन्म कुंडली में जाकर के दशम स्थान में, और शुक्र के साथ अपने मित्र के साथ बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति बुध अष्टम भाव में बैठा है, जो आपसे ये कहता है कि मंगल और शनि की दशा और राहु की दशा में व्यक्ति को मेहनत खूब करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। इस कुंडली में चोट चपेट की घटनाओं का भी योग है, षड्यंत्र का भी योग है, अस्त्र शस्त्र, बंदूक, गोली, विष वगैरह, इन सभी चीज़ों से भी बचने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके हमें अपना शोषण किसी से नहीं कराना है, अपने आप को मजबूत रखना है, समाज के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं होने देना है और ना ही कमज़ोर तरीके से उनके सामने पेश आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव पे जब शनि मंगल का प्रभाव पड़ जाता है तो कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा डरपोक होने वाली स्थिति में चला जाता है। अगर इस कुंडली के नवमांसा को देखेंगे तो यहाँ के तृतीय भाव के अधिपति पापक ग्रह इस कुंडली का मालिक हो रहा है। उच्च के गुरु हैं, यहाँ मेष राशि में, यहाँ कर्क राशि में, पीछे केतु, आगे बुध, उच्च के शनि, मंगल और सूर्य जैसे दो परम मित्र, चंद्रमा नीच के, जिनका नीच भंग नहीं हो रहा है, और राहु और शुक्र का संबंध। शुक्र तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि पत्नी जो हो वो भी काम काज करने वाली हो, उनका न्याय, दर्शन और विवाह के बाद के दो ग्रहों के उच्च होने के कारण एक अच्छा कम्युनिकेशन, एनर्जेटिक दाम्पत्य देखने को मिलेगा। कर्क राशि कर्क लग्न, उसके बाद मिथुन राशि मिथुन लग्न, धनु राशि धनु लग्न, मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम हो, घर जो आप बनाना चाहते हैं या जो, तो मीन मेष वृष मिथुन, पश्चिम दिशा के मकान में भी आप पश्चिमी फ्रंट वाले मकान भी ले सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ भी जा सकती है। इस कुंडली में सावधान होना होगा। जब कभी भी चंद्रमा की महादशा में मंगल का अंतर हो, उसी चंद्रमा की महादशा में राहु, उसी चंद्रमा की महादशा में केतु और मंगल और शनि का अंतर हो, या फिर जब कभी भी इस कुंडली में शनि में राहु, शनि में मंगल, शनि में चंद्रमा या शनि में ये इतने सारे ग्रह एक्टिव होंगे, तब हमें सावधान होना होगा। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। इस कुंडली का जो सबसे मजबूत भाव बना है वो दशम स्थान है, और सबसे जो कमज़ोर भाव बना हुआ है वो कई बार आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचमेश का छठवें भाव में जाना कई बार कमज़ोरी देते हैं। हालांकि इस कुंडली में लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर फिर भी लग्न बलवान होगा, क्योंकि लग्नेश लग्न को सुरक्षा दे रहे हैं। लग्न कुंडली में यहाँ पे लग्नेश केंद्र में, यहाँ त्रिकोण में, यहाँ पे भी वो जन्म कुंडली में लग्नेश जन्म कुंडली में दशम स्थान में केंद्र में।
इसका अर्थ होगा कि कुंडली की प्रकृति, कुंडली की नेचर, कुंडली के ग्रहों का बल सदैव आपको लाभान्वित कराने वाला ही बन रहा है। आगे बढ़ के बात करेंगे तो दिन के हिसाब से इस कुंडली के लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। और इस कुंडली में अगर होरा चक्र के आधार पर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में शनि, मंगल और सूर्य की दशा इस कुंडली में मेहनत कम करवाए और परिणाम ज़्यादा दे। बाकी राहु, केतु, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध मेहनत थोड़ी ज़्यादा करवाएं और परिणाम थोड़े कम दें। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख इस कुंडली में मंगल की दशा में, शुक्र के साथ सूर्य की दशा में भी खरीदे और लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में माता और पिता के हिसाब से अगर बात करते हैं तो दोनों के ही सुख और दोनों की ही सेवा ये जातक प्राप्त करेगा और करेगा। संतान वगैरह के मामले में भी ये कुंडली सामान्यतया ठीक ठाक है। संतान को लेकर के थोड़े बहुत मतभेद दिखाई दे रहे हैं। उपासना, पूजा पाठ आदि के मामले में इस कुंडली का चरित्र बल इतना बढ़िया है कि कुंडली घबराएगी नहीं। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो मैंने बात कही थी कि आपकी कुंडली में अगर मृगशिरा नक्षत्र में दान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अतिरिक्त अश्विनी, भरणी, अनुराधा और पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन शनिवार का भी बहुत अच्छा है। ये इतनी सारी चीज़ें मैत्री मीन और कर्क वालों से करें, शत्रुता वृष, मकर और तुला वालों से न करें। इतनी सारी चीजें हैं। और क्या बताऊं, दशाओं के हिसाब से बात कर दी मैंने। इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के रूप में शुक्रदेव, पापी ग्रह के रूप में शनिदेव और परम पापी ग्रह के रूप में बुधदेव विराजमान हैं, जो कई बार आपको आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पाप भी करवा सकते हैं। जबकि इस कुंडली के लिए सूर्यदेव, गुरुदेव और मंगलदेव तीनों ही ग्रह अच्छे बने हुए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।